जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए इनिशिएटिव में जो कि योजना मैगजीन का एनालिसिस है। तो आज के इस लेक्चर में हम योजना मैगजीन फरवरी 2022 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने लास्ट संडे डिस्कस किया था। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि योजना मैगजीन जो है वो एक ही आती है, योजना मैगजीन पार्ट्स में नहीं आती। लेकिन हम क्योंकि देखिए बहुत बड़ी 60-70 पेजेस की मैगजीन होती है, तो इस करके एक वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, तो उसको पार्ट्स में लेके आएंगे ऑल्टरनेट संडेज को। तो दोस्तों, योजना मैगजीन पढ़नी बहुत जरूरी है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं योजना मैगजीन, तो हमारी कोशिश है कि कैसे इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, देखिए योजना मैगजीन को सारी की सारी मैगजीन पढ़नी भी जरूरी नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव आर्टिकल्स, और वो सिलेक्टिव आर्टिकल्स में से भी सिलेक्टिव कंटेंट वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप ये वीडियो देख लेंगे, अच्छी तरह से वीडियो सुन लेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, तो यू कैन बी वेरी रिलैक्स कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपने योजना मैगजीन मिस कर दी है। ठीक है, तो आपकी योजना कवरेज पूरी की पूरी हो जाएगी थ्रू दिस वीडियो एंड द पीडीएफ। और योजना मैगजीन की हम बात करें, देखिए हर महीने योजना मैगजीन आती है, बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और इसमें जो मैगजीन में जो इश्यूज होते हैं सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। अब देखिए न्यूज़पेपर्स में भी हम देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स में देखिए हम खास करके जो कवरेज होती है एडिटोरियल्स की, वो GS2 GS3 के टॉपिक्स की ही होती है। तो वही कोई टॉपिक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज यहाँ पे योजना में भी आ जाते हैं। अब देखिए एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में तो हमको चाहे जो भी न्यूज़पेपर हो, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हर एक न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जाता है। योजना में सरकार का स्टैंड होता है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसके लिए जो भी सरकार कदम उठा रही है, तो सरकार, क्योंकि सरकारी मैगजीन है तो यहाँ पे सरकार का व्यू दिया जाता है। तो होता क्या है कि चलो हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में से भी देख लिया और थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सरकार का भी स्टैंड पढ़ लिया, तो हमको एक बैलेंस्ड एक अप्रोच मिल जाती है अपने को आंसर राइटिंग करने में। ठीक है, सो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे अपने डिस्कशन पार्ट 2 की। तो इस डिस्कशन में हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पिछले डिस्कशन में हमने जो पार्ट 1 था फरवरी 2022 का, उसमें हमने 5 टॉपिक्स डिस्कस करे थे, आज हम 4 करेंगे। तो दोस्तों बात करते, तो जो टॉपिक हमारा फरवरी 2022 का था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पे बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी बातें पिछली वीडियो में डिस्कस करी है ना। हमने निपुण भारत के बारे पढ़ा, उसके बारे डिटेल में थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे पढ़ा, अर्ली चाइल्डहुड केयर, और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इवैल्यूएशन है उसके ऊपर कितना एम्फेसिस दिया गया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम पहले एक बात को समझें, क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है, व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन। देखिए कुछ पैरामीटर्स आते हैं क्वालिटी एजुकेशन में, हम बार बार ये टर्म सुनते रहते हैं ना कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे देश में बहुत कम है, हमको अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो कंपोनेंट्स हैं वो समझ लेते हैं। देखिए पहली तो बहुत जरूरी है कि बच्चे यानी कि लर्नर्स, यानी कि जो विलिंग है सीखने के लिए, और दूसरी बात टीचर्स आ जाते हैं जो कि विलिंग है सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब ये टीचर्स को देखना है कि किस किस्म के तौर तरीके वो ढूंढते हैं, किस किस्म से वो बच्चों को इंगेज करते हैं अपनी पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ने का मजा आए, बच्चों को पढ़ने का बर्डन ना लगे। तो ये टीचर का एफर्ट होता है ना, चाहे वो टीचर कोई मर्जी सब्जेक्ट पढ़ाता हो। उस तरह का लर्निंग माहौल है क्या, उस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट कितना जरूरी है कि बच्चे अपने आप को एक बहुत, हम देखिए बात करते हैं ना साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं कि बच्चे रैशनली सोचें, लॉजिकली सोचें। तो उस तरह का माहौल होना बहुत जरूरी है जहां पे बच्चे जो है फ्रीली सोच सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों तो जो अपनी जो उनकी मेमोरी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो ऑब्जर्विंग पावर से ज्यादा शार्पन होती है। तो बहुत जरूरी है कि उस स्टेज में जब बच्चा 4-5 साल का है ना, 8 साल की उम्र तक, कि कैसे टीचर्स हेल्प कर सकते हैं बच्चे की ऑब्जर्विंग पावर को शार्पन करने में। ठीक है, एंगेजिंग पेडागॉजी यानी कि वो तौर तरीके ढूंढना जहां पे बच्चों को पढ़ाई करना मजेदार लगे, एंगेजिंग लगे। लर्निंग आउटकम्स तभी अच्छे हो पाएंगे जब बच्चे मजे से पढ़ रहे हैं। अब यहां पे ये यार्डस्टिक नहीं रख सकते कि उसके 100 में से 100 आए हैं, कि 100 में से 95 आए हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छा है। अब हमको तो हम 21वीं सदी की बात करें कि ये जो पॉलिसी है 21st सेंचुरी पॉलिसी है, तो बहुत जरूरी है कि हम नए तौर तरीके ढूंढें जहां पे जो बच्चे हैं वो उनको मजा भी आए पढ़ने का, और साथ में जो हम उनको असेस कर रहे हैं, जिन पैरामीटर्स में असेस कर रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हो। रट्टाफिकेशन पे नहीं होना चाहिए कि भी उनके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड इनोवेटिव मेजर्स टू असेस द स्टूडेंट्स। नाउ बहुत जरूरी बात आती है जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी बात यहां पे आती है इक्विटी एंड इंक्लूजन की। जो मेन एम है इस पॉलिसी का वो है कि कैसे एजुकेशन का जो एक्सेस है वो वाइड किया जा सकता है, और कैसे जो बच्चे हैं डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के, जो हैं जो गरीब घर के हैं, उनको कैसे एजुकेशन का लाभ मिल सकता है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। ठीक है, तो जहां पे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने का फायदा तभी है ना जब हम इसको ज्यादा इक्विटेबल और ज्यादा इंक्लूसिव कर सकें इस पॉलिसी को। तो फ्रॉम
टाइम टू टाइम देखिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं टुवर्ड्स जो बच्चों के लिए जो एजुकेशन, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दैट इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसी करके ये जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज ऑल्सो इन सिंक विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। अब यहां पे बात आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया है, हमने बात करी ना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इवैल्यूएशन की, तो उसको लेके बहुत सारी रेपिटेटिव बातें आगे भी हम सुनते रहेंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, ठीक है, जो एफएलएन स्किल्स की हम बात करते हैं, तो अब क्लास 3 तक बच्चे को पता होना चाहिए एबीसीडी क्या होता है। ठीक है, बच्चा एटलीस्ट एक पैराग्राफ पढ़ सकता है, उसको थोड़ी बहुत ही, अब ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना कि क्लास 2 या क्लास 3 के बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम पता है या ट्रिग्नोमेट्री पता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन जो बेसिक जो न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, जो बेसिक लिटरेसी स्किल्स हैं, वो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे की डेवलप हो सके, तभी जाके आगे जाके बच्चे और अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर पाएंगे। तो आज के टाइम में भी देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे 5वीं 6वीं क्लास तक भी बच्चों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है या कोई भी भाषा बोलनी नहीं आती है, लिख नहीं पाते हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलो इस पॉलिसी में तो ये भी बात करी गई है कि जो आप अपनी मातृभाषा में क्लास 5 तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको अपनी मातृभाषा में लिखना आता हो, आपको बेसिक जो अरिथमेटिक एबिलिटी है वो आपकी स्ट्रांग हो। तो यहां पे ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ गैप्स देखने को मिल रहे थे हमारे जो लर्निंग आउटकम्स में। एक बहुत बड़ा गैप ये था कि जो रेपो है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में वो इतना स्ट्रांग नहीं था। पैंडेमिक के चलते देखिए बच्चे तो 2 साल से घर में थे, तो अब उनके लिए जो टीचर्स थे वो कौन थे? उनके पेरेंट्स थे। ठीक है, अब पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में सिनर्जी होना बहुत जरूरी है। तो इस पॉलिसी में बात करी गई है कि देखिए अब क्लास 1 में जब बच्चा जाता है, ठीक है, प्लेवे से जब क्लास 1 में बच्चा जाता है तो स्कूल जाना डजंट मीन कि आपने बैग ले लिया, आपने बैग में टिफिन डाल दिया, पानी की बोतल डाल दी। दैट इज नॉट ओनली बीइंग प्रिपेयर्ड टू गो टू द स्कूल। वो तो आप चलो एक यूनिफॉर्म पहन के बैग लेके स्कूल जा रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर करना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो यहां पर इस एजुकेशन पॉलिसी में बात करेगी कि 3 महीने का एक टाइम पीरियड देना चाहिए बच्चों को ताकि वो प्रिपेयर हो सके बिफोर दे एंटर क्लास 1। तब उस 3 महीने के पीरियड में टीचर्स का तो रोल रहेगा, लेकिन साथ में पेरेंट्स का भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा बच्चों को प्रिपेयर करने में। नाउ What has this education policy recommended for enhancing the quality of education? तो यहां पे बात आती है 5+3+3+4 सिस्टम की। ठीक है, पहले तो 10+2 सिस्टम हम फॉलो करते आते थे। ठीक है, तो यहां पे पहले बात करेगी फाउंडेशनल स्टेज की, यानी कि जब बच्चा क्लास 2 पास कर लेगा अपनी, जब प्लेवे से क्लास 2 तक की हम बात करें तो उसका जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, जो बेसिक लिटरेसी स्किल्स हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज की, यानी कि ये क्लास 3 से क्लास 5 तक की आ जाती है। तो यहाँ पे खेलना, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना, ठीक है, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग करना, ये सब एक्टिविटीज आ जाती हैं। फिर मिडिल स्टेज आ जाती है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8। तो यहाँ पे जो लर्निंग है थ्रू एक्सपेरिमेंटल तौर तरीकों से आ जाती है, मैथ्स में, साइंस में, आर्ट्स में, सोशल साइंसेज में। और सेकेंडरी स्टेज आ जाती है 8वीं के बाद 12वीं तक, जहां पे आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, मल्टीपल डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, वो आपको ऑप्शन यहां पे दी गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, हमको नए तौर तरीके ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि हम एजुकेशन को, पढ़ाई को, पढ़ने को एक बर्डन ना माने, लेकिन पढ़ना बहुत फन लगे, बहुत अच्छा लगे, है ना। हम बात करते हैं कि जी अमेरिका में, इजराइल में, चाइना में बच्चे कितने एडवांस्ड हैं, ठीक है, वहां पे कितना R&D है। तो हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि वहां पे जो स्कूल्स हैं, जो वहां पे बातें पढ़ाई जाती हैं, तो वहां के जो टीचर्स हैं, वहां के जो एजुकेटर्स हैं, वो इनोवेटिव तौर तरीके ढूंढते हैं ताकि बच्चों को एजुकेशन में मजा आए, है ना। अब ये बात कहना कि जो देखिए अब ऐसा होता था ना पहले कि आपको सिर्फ साइंस ही लेनी है, कि सोशल साइंसेस तो कोई लेता नहीं है, ठीक है, आर्ट्स में क्या रखा है, नॉन मेडिकल लीजिए, मेडिकल लीजिए। अब ये माइंडसेट से लड़ना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो पेरेंट्स का माइंडसेट हो, चाहे वो टीचर्स का माइंडसेट हो। तो बच्चों के अंदर एक रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत मजे से पढ़ें। तो चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो केमिस्ट्री है, तो वो इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे दोस्तों बात आती है समग्र शिक्षा स्कीम की। अब देखिए जो हमने 3 स्कीम्स के बारे में पीछे पढ़ा, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, इन सब के बारे, तो इन तीनों स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया समग्र शिक्षा स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया था 2018-19 में। ठीक है, देखिए अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम लगभग 1.16 मिलियन स्कूल्स, लगभग 15 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कवर करती है। ठीक है, अराउंड अबाउट 57 लाख टीचर्स जो कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में है। ठीक है, तो दिस स्कीम सबस्यूम्ड, देखिए प्रीलिम्स का टाइम है, ठीक है, तो हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पर्सपेक्टिव देखना है, तो ये स्कीम के बारे में हमको थोड़ा पता होना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम ने जो पुरानी जो 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन एक्सेट्रा, उसको सबस्यूम कर लिया इसमें। और ये जो स्कीम है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4।
चलिए, अब इस स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूटीज को सपोर्ट करना कि कैसे वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। तो यहां पे फोकस दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, और जो हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिकल स्किल्स हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया है। ठीक है, तो हम 21वीं सदी की बात करते हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं कि भाई ये जो एजुकेशन पॉलिसी है दिस इज फॉर द 21st सेंचुरी इंडिया। तो कैसे एजुकेशन को होलिस्टिक, कैसे इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कीम के, है ना। और यहां पे फिर बात एक और आती है कि ब्रिजिंग दी सोशल एंड जेंडर गैप्स, तो इक्विटी और इंक्लूसिवनेस की बात आती है। ठीक है, तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, जेंडर गैप नहीं होना चाहिए, और खास करके जो डिसएडवांटेजेस बच्चे हैं, जो सोशली वीकर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, कोई पीछे ना रहे, सबके लिए एजुकेशन इंक्लूसिव रहे। चलिए कुछ और इनिशिएटिव्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीएम ई विद्या आ जाता है। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स का टाइम है तो अगेन मैं बार बार कहता रहता हूँ कि यहाँ पे मैगजीन्स में जो चलो एनालिटिकल बातें जो है वो चलो हमको मीन्स में काम आ जाती हैं, हम आंसर राइटिंग में हमको काफी उसकी हेल्प मिलती है, लेकिन जो स्कीम्स के बारे में थोड़ी बहुत अगर हमने बात पढ़ ली, इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो हमको एलिमिनेशन करने में बहुत आसानी रहती है ना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में एमसीक्यूज में एलिमिनेशन के थ्रू ही निकले जाते हैं। अब पीएम ई विद्या की बात करें तो क्योंकि स्कीम है तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव अंडर द आत्मनिर्भर भारत। तो ये बेसिकली कोशिश करता है कि कैसे, चाहे डिजिटल एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑन एयर एजुकेशन है, कि कैसे वो इंक्लूसिव की जा सकती है। ठीक है, ताकि बच्चों को एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की मिल सके। अब पैंडेमिक के चलते हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थे, तो उनको नहीं एजुकेशन पूरी मिल पाई। ठीक है, कितने बच्चों की जो टीचिंग थी वो सफर हुई थी, खास करके छोटे बच्चों की। अब चलो छोटे बच्चे तो यूट्यूब पे नहीं देख सकते ना, छोटे बच्चे तो यूट्यूब पे कार्टून ही देख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये जो बातें हैं जो पढ़नी होती हैं, ठीक है, वो तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जब टीचर सामने खड़ा है तो वो ऑब्जर्व करके चीजें अच्छी समझते हैं, ज्यादा उनकी अच्छी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। उसके बाद बात करें पीएम पोषण शक्ति निर्माण की, तो बच्चों की न्यूट्रिशन का, पौष्टिकता का बहुत खास ख्याल रखा गया है। तो दिस इज अ राइट बेस्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर दी एनएफएसए 2013। ठीक है, नाउ अब देखिए बहुत बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो मैल नरिश्ड हैं, डेफिशिएंसी बहुत है, आयरन डेफिशिएंसी है, बच्चों की हाइट निकलती, कुछ बच्चों की हाइट निकलती लेकिन उनका वेट उनके जो हाइट के प्रोपोर्शनेट नहीं होता। तो हमने अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट देखना है अपने बच्चों में, अगर हमने होलिस्टिकली एजुकेशन की बात करें तो उनकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि वो वेल फेड है, वेल नरिश्ड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सफल की, तो सफल इज स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। तो दोस्तों यहां पे बात आती है जो सफल है, दिस विल फोकस ऑन टेस्टिंग द कोर कंसेप्ट, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, जो क्रिटिकल ऑर्डर थिंकिंग है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, उस पे ये एम्फसाइज करेगा। और यहां पे फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के तौर तरीके इस प्लेटफॉर्म के जरिए निकाले जाएंगे, खास करके जो बच्चे क्लास 3 में, क्लास 5 में, क्लास 8 में पढ़ते हैं, कि कैसे उनके लिए जो असेसमेंट के तौर तरीके हैं नए ढूंढे जा सकते हैं, उनके असेसमेंट को रिफॉर्म करने का, उनके लर्निंग आउटकम्स को जज करने के लिए। तो ये यहाँ पे बात करी गई है सफल के चलते। कुछ और इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे विद्यांजलि की बात आ जाती है। विद्यांजलि 2.0 ये एक थोड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम है, यानी कि वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो कोई भी अगर चाहे अपने फ्री टाइम में, कुछ वॉलंटियर्स हैं कोई कम्युनिटी में, चाहे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, या टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, कोई भी हो, व्हाटएवर इट इज, तो आप कैसे, देखिए सोसाइटी और एजुकेशन का एक इंटरलिंकिंग रोल है ना। तो अगर देखिए आज बच्चा पढ़ लिख के अच्छा कुछ भी वो करता है, चाहे वो डॉक्टर बनता है, चाहे वो आईएएस बनता है, चाहे वो आईपीएस बनता है, ठीक है, चाहे वो आईटी इंजीनियर बनता है, तो वो कंट्रीब्यूट किसको कर रहा है? समाज को, सोसाइटी को। तो इस करके सोसाइटी का भी बनता है कि वो भी एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करे। तो आप अपने कैसे फ्री टाइम में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एजुकेशन में बहुत जरूरी है। तो ये जो लोग होंगे जो वॉलंटियर बेसिस पे आएंगे, वो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, जो भी उन्होंने अपने करियर में अचीव करा है, जो भी उनके अनुभव रहे, एक्सपीरियंसेस रहे, उनको शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे आ जाती हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं निपुण की, निपुण भारत मिशन की। तो हमने पिछली बार भी बात करी थी, इस बार भी हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये निपुण भारत मिशन है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया है कि कैसे जो बच्चे हैं भाई क्लास 3 तक उनकी बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो थोड़ी बन जाए, नहीं तो आगे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ने का क्या फायदा अगर हम वही नहीं पूरी कर पाएंगे। ठीक है, दिस वाज अनाउंस्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। ठीक है, दैट अ नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन विल बी लॉन्च्ड। ठीक है जी। नाउ अगर हम इसकी बात करें एनईपी 2020 और निपुण भारत मिशन की, तो वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन जो एनईपी 2020 की रही है वो ये है कि जो यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो खास करके क्लास 3 जो बच्चे क्लास 3 तक के हैं उनको ये पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो ये पॉलिसी में इस तरह के स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे अर्जेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं फाउंडेशनल थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉलिसी में बहुत सारा एम्फेसिस, अगेन आई रिपीट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे दिया गया है।
द मिशन विल कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर्स। तो यानी कि जब बच्चा 9 साल का है, चलो 8 साल का होता है, तो उसकी क्लास 3 खत्म हो जाती है। जो निपुण भारत मिशन है, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड अक्रॉस द नेशन थ्रू अ 5-tier implementation mechanism which includes the national level, state, district, block and the school level। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 गोल्स आ जाते हैं। पहली बात कि जो बच्चों की सेहत है, जो वेलबींग है, वो अच्छी रहे, वो मेंटेन रहे। दूसरी बात कि बच्चे कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, कितने अच्छे कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में ही बोलना है या फ्रेंच में बोलना है, आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल हो, यानी कि जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट गोल नंबर 3 यानी कि चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी शार्प होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहां पे बात करते हैं लक्ष्य सूची की। लक्ष्य यानी कि जैसे टारगेट्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे टारगेट्स अनाउंस करे गए हैं निपुण भारत मिशन के चलते जिनको लक्ष्य सूची कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जो बच्चा है शुड बी एबल टू रीड लगभग 45 to 60 वर्ड्स पर मिनट और एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट करेक्टली बाय द एंड ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो लक्ष्य, जो टारगेट्स हैं, दे हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम प्ले वे टू ग्रेड 3 एंड दे आर बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स developed by the NCERT and the International Research and ORF Studies, Observer Research Foundation। So ये यहाँ पे इनकी रिसर्च भी यहाँ पे काफी बेनिफिशियल रही है। चलो दोस्तों, फिर बात करते हैं विद्या प्रवेश की। तो आपको मैंने अभी बताया था कि क्लास 1 में आने से पहले बच्चे को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्कूल में जाना डजंट मीन कि आपने सिर्फ बैग पहन लिया, ठीक है, आपने बैग में टिफिन डाल दिया, यूनिफॉर्म पहन ली, वो तो सब एक बातें हैं। लेकिन आपको एक 3 मंथ यहाँ पे इस स्कीम के चलते एक 3 मंथ एक्टिविटी बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम होगा, एक मॉड्यूल होगा, ताकि बच्चे रेडी हो सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका नाम है विद्या प्रवेश, जिसको NCERT ने डेवलप करा है। ठीक है, दिस इज अ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल एंड दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द निपुण भारत मिशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है कि विद्या प्रवेश इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ ABCD। इजी सा क्वेश्चन होता है, तो हमको ही पता होना चाहिए, एलिमिनेशन करने में हमको इजी रहेगा। विद्या प्रवेश का जो हमको जो अर्ली लर्निंग, जो इसका जो बेनिफिट है कि अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे बच्चों को। ठीक है, देखिए बच्चे बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आ सकते हैं, डिफरेंट रीजन से आ सकते हैं। तो एक उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो अपनी फाउंडेशनल स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं बिफोर दे एंटर क्लास 1। तो कंक्लूजन यहां पे क्या निकलता है? देखिए, यहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट्स की और कम्युनिटी की बहुत जरूरी है। देखिए, चलो बच्चा 6-7 घंटे स्कूल में लगा के आता है, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल नंबर ऑफ टाइम तो वो अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करता है। तो जो पेरेंट्स का बहुत खास ख्याल रखना अपने बच्चों के लिए, है ना, कि उनके बच्चे कितना अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स का अब ये कहना कि भी आप सिर्फ पढ़ाई में नंबर लेके आओ तो ही आप अच्छे बच्चे हो, तो ये बात तो सही नहीं है। देखिए, वो जमाना अब जा चुका है कि सिर्फ आपको 10th में और 12th में फोकस करना है। ठीक है, देखिए कितने टाइम सुनता है कि 10th में आप पढ़ लो, आप इतने अच्छे नंबर ले लो तो आप बस उसके बाद फ्री हो, 12th में नंबर ले लो फिर आप फ्री हो। ठीक है, IIT पास कर लो, ठीक है, मेडिकल एग्जाम पास कर लो फिर आप फ्री हो। ठीक है, तो ये तो कभी नेवर एंडिंग वाला ये तो मामला है ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करें। ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करें, उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उनका पार्ट बने। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक ने सबके सामने आपके देखिए, अब सबके सामने है कि देखिए अब 2 साल के तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। अब चलो बच्चे 2022 में स्कूल जाना शुरू करेंगे इतने टाइम के बाद। तो अभी तक तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था उनके एजुकेशन के लिए, या तो वो ऑनलाइन अपनी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते या फिर वो पेरेंट्स के थ्रू था। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम है, दिस हैज क्रिएटेड नोशन दैट क्लास 10th एंड क्लास 12 ही सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं पूरे एकेडमिक सेशन में। तो नहीं, ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। क्लास 5 भी उतनी जरूरी जितनी क्लास 9 है। तो ये बहुत एक कोहेरेंस बना रहता है पूरे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये थॉट, ये माइंडसेट निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे नहीं अटेन कर पाते फाउंडेशनल स्किल्स, इवन बाय द टाइम वो क्लास 3 पास कर लेते हैं, तो वो आगे जाके कैसे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर पाएंगे? देखिए, बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स तो डेवलप करना जरूरी है ना। बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स हो, बेसिक आपके लिटरेरी स्किल्स हैं, वो तो आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है ना। उसके बिना तो आप आगे अगर चलो पास होते भी रहेंगे, लेकिन फिर अगेन आपकी वो मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। चलिए, सो दोस्तों बात करते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट इन स्कूल एजुकेशन की। तो हमने बार बात करी कि कम्युनिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, हम विलेज कम्युनिटीज की बात करें, अर्बन कम्युनिटीज की बात करें, तो बहुत जरूरी है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहें, बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें, है ना। चाहे वो IAS ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, तो बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत सीखते हैं। तो चिल्ड्रन, पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स हैं, दे हैव ऑल बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। तो NEP 2020 जो है ये बहुत एम्फेसिस ले करता है कम्युनिटी इंगेजमेंट में। तो स्कूल एजुकेशन चाहे रूरल एरियाज में है चाहे वो अर्बन एरियाज में है, तो जो नॉन गवर्नमेंटल फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर आल्सो एनकरेज कि वो भी कैसे स्कूल्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्कूल्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स, दे हैव
it has been observed, it has been found out that they have proved to be more proactive in achieving the learning outcomes. ना उसी तरह से कम्युनिटी इंगेजमेंट इन हायर एजुकेशन की बात करें, देखिए एजुकेशन का कोई भी मतलब नहीं है, इट इज यूजलेस अनलेस जो रियल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की वो सॉल्व ना हो सके। आज एक बच्चा पढ़ लिख के कुछ करता है तो वो सोसाइटी के लिए करेगा, है ना, चाहे उसका कोई भी प्रोफेशन हो। हम ये नहीं कहते कि वो सिर्फ IAS बने, IPS बने, कुछ भी बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो नासा में जाए, चाहे वो किसी कोई मर्जी जो कुछ भी उसका प्रोफेशन हो, वट एवर इट इज, लेकिन अल्टीमेटली वो सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो बच्चा, तो सोसाइटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट एक योगदान बनता है एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब ये कब हो पाएगा, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, हम थ्योरेटिकल बातें तो पढ़ लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन रियल टाइम प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हमने बातें पढ़ ली, एग्जाम्स क्लियर कर लिए, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, प्रैक्टिकलिटी की बात यहां पे आ जाती है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन हम कितनी इंपार्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए कम्युनिटीज का योगदान बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी लाइन है यहां पे जो मैंने यहां पे रेड में बोल्ड करी है, एजुकेशन एंड कम्युनिटीज हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एज एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू द रियल टाइम प्रॉब्लम्स। रियल टाइम प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, है ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात आती है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात आती है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात आती है। देखिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में आज हम एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं, एथिक्स का पेपर देते हैं, तो ये कंपैशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, ये सब वैल्यूज की हम बात करते हैं। तो ये सब जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, अगर बच्चों में, अगर उनके कॉन्शियस में बहुत जल्दी, अगर बहुत छोटी उम्र में उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा तो बहुत जरूरी है। जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं, पैंडेमिक, वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, टेररिज्म, ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में बच्चों को एजुकेट करना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। इसके लिए कम्युनिटी का योगदान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ अब इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल स्कूल्स हैं, चाहे वो सेकेंडरी लेवल स्कूल्स हैं, क्या उनको वेट करना चाहिए कि सरकार पहले पॉलिसीज निकाले तभी हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे? नहीं। तो इंस्टीट्यूशंस को दे कैन इन्वॉल्व द कम्युनिटीज इवन विदाउट एक्सेप्टिंग एनी डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, अगर हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट स्कूल हैं चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो जितना हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, जितना कम्युनिटी आउटरीच बच्चों के साथ होगा, उतना बच्चों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव टू स्टिल इंस्टिल अमंग्स द स्टेक होल्डर्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के कौन होते हैं? बच्चे। ठीक है, सो वी हैव टू इंस्टिल अमंग्स द स्टेक होल्डर्स दैट दे बिलोंग टू द सोसाइटी, और कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी को कितना हम नजदीक लेके आ सकते हैं बच्चों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, तभी तो जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं। अब क्लास 4 या क्लास 5 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो नहीं पता ना रियल टाइम प्रॉब्लम क्या है। अब क्लास 4 के बच्चे को लोग जी नेट 0 2070 तक अचीव करना, उसको क्या पता होगा इस चीज के बारे, है ना। तो लेकिन अगर हम किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, वो अपने तौर तरीके से बच्चों को समझाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हमने बच्चों के साथ करनी है। ठीक है, हमने कौन सा उनको कोई केमिकल फॉर्मूला बताना है, किसी गैस को बनाने का, किसी केमिकल को बनाने का, लेकिन जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा एजुकेट उनको कर सकते हैं। तो जो आइडियोलॉजी है NEP के बिहाइंड वो ये है कि ये जो डिवाइड है बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, इसको कैसे नैरो डाउन किया जा सकता है। एजुकेशन इज इंटेंडेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड सोसाइटी नीड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चलिए दोस्तों, लास्ट आर्टिकल इसमें टीच देम यंग। तो देखिए आउट ऑफ द नियरली 25 मिलियन चिल्ड्रन जो कि इंडिया में जो पैदा होते हैं हर साल, अबाउट 99% ऑफ देम एनरोल इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 और 6, यानी कि लगभग जब वो क्लास 1 में जाने वाले होते हैं। अब एसर की जो 2019 की स्टडीज है वो ये कहती है दैट अर्ली ईयर रिवील्स मेनी एंटर विदाउट बीइंग स्कूल रेडी। तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम हमने NEP 2020 के चलते भी डिस्कस किया था, तो वो स्कूल तो आ गए यूनिफॉर्म पहन के, बैग लेके, लेकिन दे हैव टू बी रेडी, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर दे एंटर द फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम। तो इस करके यहां पे अगेन मैं रिपीट करता हूं, बहुत फोकस किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो बहुत फोकस किया गया है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, तो यहां पे आंगनवाड़ी का रोल भी आ जाता है। ठीक है, जो केयर गिवर्स हैं, एंड एजुकेशन मस्ट बी अचीव्ड एज सून एज पॉसिबल एंड नो लेटर दैन 2030। नाउ टेक्नोलॉजी डिवाइड की बात करें, पैंडेमिक के चलते हमने बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डिवाइड भी देखा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं अफोर्ड कर सकते स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये सब चीजें। ठीक है, बट अब यहां पे बात आती है जब हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की हम बात करें, तो यहाँ पे आंगनवाड़ी का रोल आ जाता है, केयरिंग एडल्ट्स का आ जाता है। देखिए बहुत सारा जो सक्सेस है हमारा मैटरनल मोर्टालिटी रेशो को कम करने का, इन्फेंट मोर्टालिटी रेशो को कम करने का, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज जो डिलीवरीज हैं जो आज के टाइम पे इंस्टीट्यूशनलाइज होती हैं, हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा जो श्रेय है वो हमारे आंगनवाड़ी
वर्कर्स को जाता है, जो कि मोस्टली महिलाएं हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनको भी टेक्नोलॉजी की चीज़ बताई जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो लाभ है वो भी उठा सके। क्योंकि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करते हैं, तो जो बच्चे 3 साल से लेके 9 साल की उम्र में है, तो इस करके आंगनवाड़ीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो कैसे उनको भी टेक्नोलॉजिकली इक्विप किया जा सकता है, कैसे उनको भी थोड़ा लिटरेट किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं उन चीजों में, ठीक है। नाउ द की फाइंडिंग्स ऑफ द एसर रिपोर्ट 2021, नाउ दैट हैज शोड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। तो यहां पे कुछ बातें फैक्चुअल जो सामने आई हैं कि जो अवेलेबिलिटी है स्मार्टफोन्स की, that has doubled from 2018 to 2021 since the lockdown, और 1 in about 28 households they have purchased a smartphone for studies। तो हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो डिवाइड है, जो डिजिटल डिवाइड है, वो कम हो रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये जो डिवाइड है इसको और कम किया जा सके, खास करके जो बच्चे हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 years। चलिए, सो दोस्तों ये था इस मंथ का लास्ट पार्ट 2 ऑफ द योजना मैगजीन फरवरी 2022 का एनालिसिस। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे योजना के एनालिसिस में। तो अब अगला जो हम लेक्चर लेंगे वो मार्च का एनालिसिस करेंगे, पार्ट 1। सो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।